नमस्कार। कितना बदला यूपी, दूरदर्शन कॉन्क्लेव की सीरीज की इस कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि दूरदर्शन लगातार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 7 चरणों का चुनाव है और दूरदर्शन लगातार उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में डीडी कॉन्क्लेव्स का आयोजन कर रहा है और ये हमारा 7वां कॉन्क्लेव है। और हमारा ये 7वां कॉन्क्लेव आज आ पहुंचा है काशी में। जी हाँ, काशी जिसके बारे में कहा जाता है, जो हम जानते हैं कि काशी भगवान शिव की नगरी है, काशी शक्ति की नगरी है, काशी भक्ति की नगरी है, काशी अविनाशी है। और वो काशी जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा यानी उनका संसदीय क्षेत्र भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में यहां पर आए थे तो उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया है। और आज हम ये जो कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं ये हम मां गंगा की गोद में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रामनगर और जो है गंगा मां के आप दर्शन कर सकते हैं। मेरे सामने जो है बनारस के तमाम घाट हैं, उन सबको भी आप इस कॉन्क्लेव में देख पाएंगे। और क्योंकि हम गंगा की बात कर रहे हैं, हम यहां पर घाट की बात कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि वाराणसी, काशी जो है वो भक्ति और शक्ति की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। तो एक बड़ा सवाल बार बार उठता है काशी के विकास को लेकर के। जिस तरह से 2014 के बाद से लगातार जो काम हो रहा है, क्या वो इन चुनावों में वो एक मुद्दा है? वो इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा था कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था और उन्होंने कहा था कि जो आस्था, जो मंदिरों का और जिस तरह से आध्यात्मिक स्थलों का जो विकास हो रहा है, दरअसल उससे वो आस्था आजीविका से भी जुड़ी है। तो इन सब पर हम बात करेंगे, आस्था और अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे इस सेशन में। और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आइए आपको परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मेरे साथ रोशनी कुशल जायसवाल जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की नेता हैं रोशनी कुशल जायसवाल जी। मेरे साथ जो दूसरे मेहमान जुड़े हैं, मेरे साथ भारतीय वसंत कुमार जी जुड़े हैं, दैनिक जागरण के समाचार संपादक हैं। और मेरे साथ देवानंद सिंह जी जुड़े हैं। देवानंद सिंह जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बीएचयू जो बनारस का जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उसके वो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसके अलावा मेरे साथ एक और मेहमान एस जावेद अहमद जी जुड़े हुए हैं, बीएसपी के नेता हैं। तो मैं इसकी शुरुआत सबसे पहले देवानंद सिंह जी आपसे कर रहा हूं इस सवाल के साथ कि जब आप कहते हैं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आस्था जो है आजीविका से जुड़ी हुई है और इसीलिए जब काशी विश्वनाथ धाम की बात होती है, जब बाकी जो यहाँ के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र उनके विकास की बात होती है, तो लोग एक सवाल करते हैं कि आप लोग जो है धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए इस तरह की राजनीति बीजेपी करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगती। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से ही स्पष्ट हमारी परिकल्पना थी पार्टी की कि राष्ट्रवाद के प्रतिपादन में इस देश में भारतीय जनता पार्टी निर्णायक भूमिका निभाएगी। और जहां तक आस्था की बात है, तो तमाम दूसरी पार्टियों ने जिस तरह से 70 सालों में इस हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति की है, आज पूरी जनता ने देखा है। इसलिए आज जो राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए है और भारतीय जनता पार्टी धर्म को कभी भी राजनीति के नजरिए से नहीं देखती। हिंदुओं की बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करेगी। देवानंद जी, मैं वही पूछा, जब आप कहते हैं कि ये राष्ट्रवाद की बात है, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे में काशी विश्वनाथ धाम, गंगा की बात, मां गंगा ने बुलाया है, गंगा और भगवान शिव की बात करना और काशी विश्वनाथ धाम की, अयोध्या की भी बात करना, तो ये भी तो आस्था का ही सवाल है। तो वो जब इन मुद्दों को लाते हैं तो लगता है कि आप डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं उनसे आप इतर जा रहे हैं। दोनों मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी आस्था के साथ साथ विकास, उत्तर प्रदेश में मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 5 सालों में योगी जी ने जो विकास किया है, पिछले 40 सालों में इतना विकास भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया है कभी नहीं हुआ था। और जहां तक आपने हिंदुत्व की बात की, तो तमाम ये सवाल क्यों भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाला जाता है कि धर्म के नाम पर वोट मांगती है भाजपा। मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग 2017 में 2007 में किसने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है? भारतीय जनता कांग्रेस ने ये
हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था, और आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में कितने रोड़े अटकाए गए कांग्रेस की तरफ से। इसलिए हिंदुस्तान का जनमानस जागा है, उसने सच्चाई देखी है कि 50 साल में 60 साल में इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति कैसे चल रही थी, वो आपने देखा होगा। अशोक जी, मैं कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि इसके पहले धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता। आज इस चुनाव में धर्मनिरपेक्षता तमाम ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वाले भूल गए हैं, और सबको जो कोई जनेऊ पहन के घूम रहा है, कोई भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जिसने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह जी यादव, उन्होंने किया था। और दूसरी बात, सवाल तब उठता है कि जब देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, देश की मूल भावना के ऊपर आघात किया जाता है, तो बावजूद इसके कि आपको दर्द भी नहीं होता, तमाम राजनीतिक दलों को, और उनके साथ खड़े भी होते हैं। इसलिए हिंदुस्तान का हिंदुत्व एकजुट होता है, हिंदू एकजुट होता है, और हम सबके विकास की बात। नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले कहा भी कि जब मैं यहाँ पर विश्वनाथ धाम की लोकार्पण की बात कर रहा था तो मेरी मृत्यु की यहाँ पर बात की जा रही थी। तो इस तरह की चीजें, तो आस्था से आपको लगता है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे पर बैकफुट पे आ जाता है, बीजेपी जब इस मुद्दे पर आती है तो फ्रंट फुट पे आके खेलती है, उससे चाहे वो काशी हो चाहे अयोध्या हो, ऐसी जगह पर जो है विपक्ष के लिए संकट आ जाता है, क्योंकि आस्था आजीविका से भी जुड़ी है ना। सबसे पहले तो हम सब बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हैं, तो एक बार बाबा विश्वनाथ का उद्घोष होना जरूरी है। तो कहिए मेरे साथ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और दूसरी बात आपने पूछी मुझसे कि भाजपा हमेशा धर्म की बातें करती है तो विपक्ष क्यों बैकफुट में आ जाता है। धर्म मतलब आस्था की, उसको आस्था बोल रहे हैं। और भाजपा के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि 2070 में वो जो भी गलती हो जाती है बोलने में तो, और फिर सबसे बड़ा झूठ उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर नहीं काम करती है। तो बच्चा जानता है कि ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर ही सरकार बना चुके हैं, 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी। और विकास की बातें करेंगे तो ये राम मंदिर की बातें करेंगे। आपने पूछा विकास की बातें तो इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया, आपने पूछा विकास की बातें तो इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम उठा दिया। इनसे मैं मात्र 10 ऐसे विकास पूछना चाहती हूँ जो 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काशी में किया है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि अभी हम लोग माँ गंगा के घाटों की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे जो अभी एक साथ 5-6 शव जल रहे हैं, ऐसा कोई घाट नहीं बचा था जहाँ पे शव नहीं जल रहे थे। ऐसी स्थिति थी यहाँ से आज से कुछ महीने पहले। और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से और हॉस्पिटल में बेड की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। ये है विकास। फिर 5वीं बात मैं कहना चाहूंगी कि देश आजाद होने से पहले अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय एकजुट ना हो जाएं। अगर भारतीय एकजुट हो जाएंगे तो अंग्रेजों के लिए खतरा बन जाएंगे। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी वाले भी चाहते हैं कि भारतीय एकजुट ना हो जाए, इसलिए उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की पुरजोर कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन इनका ये जो टेक्निक है 2022 में काम नहीं आने वाला है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोग, MBBS किए हुए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, व्यापार पूरी तरह से ठप है और महंगाई आसमान छू रही है। आज भी अगर हम देखेंगे तो गैस सिलेंडर के भाव 205 रुपए बढ़ गए हैं। 10-20 रुपए आप बढ़ाना छोड़ दिया इन्होंने, डायरेक्ट 200 से भी ज्यादा भाव बढ़ा दे रहे हैं। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आपने जैसा अभी कहा कि भाई धर्म के नाम पर बांटने की बात, मैं ये कहता हूं कि धर्म के नाम पर बांटने की जो बात है, जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने भारत जब छोड़ा तो वो भारत को बांटने की, उससे पहले भी जब यहाँ पर शासन करते थे उनकी तो एक पूरी उनकी थ्योरी थी, बांटो और राज करो। लेकिन जब आप कहते हैं कि इस राजनीतिक पार्टी ने, तब मुझे ये भी ध्यान आता है कि आपके प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक
अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम में भेद करना, क्या हिंदू मुसलमान को बांटने की बात नहीं हुई? कांग्रेस पार्टी हमेशा से गंगा जमुनी की तहजीब को लेकर चलती हुई पार्टी आई है। उस पार्टी में कभी भी तहजीब मतलब मैं उसमें क्या गंगा जमुना की तहजीब का हिस्सा हिंदू है? मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हम सब तो बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे थे हम लोग। लेकिन आपको भाईचारा कहीं देखने को नहीं मिलता। जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या भाईचारा ये कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का? ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो भी प्रश्न कर रही हूँ, अगर वो 5 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर दे दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो मैं जान जाऊंगी। विकास के मुद्दे पे जब भी बात करेंगे तो ये मंदिर मस्जिद की बातें करने क्यों लगते हैं? इनके पास विकास, ये अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए उन्होंने क्या कार्य किए? बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं आता हूँ, उसका वो जवाब देंगे। मैं बीएसपी को इस डिबेट में लाऊं, लेकिन यहाँ पर जो सामने मेरे लोग बैठे वो कह रहे हैं कि आपसे जो सवाल पूछा आपने उसके जवाब नहीं दिए कि क्या मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का पहला जो है संसाधनों पर हक, क्या ये देश को बांटने वाला बयान नहीं था? लेकिन आप उसका जवाब, मैं उसका जवाब कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बयान दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, कहने से नहीं चलता। आपको ये बताना पड़ेगा इस बयान के पीछे निहितार्थ क्या है, इसके पीछे भाव क्या था, क्योंकि ये बयान है, ऑन द रिकॉर्ड है। आप ये नहीं कह सकती ये बयान नहीं है। लेकिन मैं पहले बीएसपी के प्रवक्ता को इस डिबेट में ले आऊं, फिर उसके बाद मैं आगे आता हूं बसंत जी के, फिर उसके बाद मैं देवानंद जी जो सवाल पूछे रोशनी जी के, वो आप सवाल उनका जवाब दीजिएगा। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं बीएसपी जो है इन चुनाव में, क्योंकि बीएसपी को लेकर भी ये बात होती है। आज तो बीजेपी सर्वजन हिताय की बात कर रही है और अच्छा लगता है, मुझे लगता है हर पार्टी को सर्वजन हिताय की बात करनी चाहिए। लेकिन जब आप सर्वजन हिताय की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए ये, बीएसपी के लिए ये एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी है कि कभी वो कहते हैं कि इनको मारो जूते चार, कभी कहते हैं वो पिछड़े जो है SC ST हैं उनका और ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन बनाती है। आज वो सर्वजन हिताय की बात कर रही है। क्या ये इलेक्शन स्ट्रैटेजी है या आप सचमुच सर्वजन हिताय की बात करते हैं और ये आप मानते हैं कि आस्था जो है दरअसल वो सबकी समान है? सबसे पहले तो गंगा जमुनी तहजीब और दानियाल शहर में आपका स्वागत है जी। बहुजन समाज पार्टी की जब तस्कीर रखी गई थी, बुनियाद रखी गई मानवकारी साहब हमने, तो हमने हमेशा इंसानियत और मानवता की बात की थी। हमारी पार्टी देश की अकेली पार्टी है जो गरीब गुरबाओं की बात करती है। आस्था बहुत सम्मानवादी बात है, इस पे किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। ये किसी भी धर्म या किसी भी मजहब के अपनी आस्था की बात है। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा आस्था काशी विश्वनाथ मस्जिद से भी उतना ही है जितना ज्ञानवापी मस्जिद से है, इसलिए कि गंगा जमुनी तहजीब का मामला है। हम चुनाव में हम कार्यक्रम लेके आए हैं। माननीय बहन जी के मुंह से कभी नहीं सुना होगा आपने किसी धर्म विशेष की उन्होंने बात किया हो। हमेशा वो समाज के आखिरी इंसान जिसके आंख में आंसू है, गरीब है, गुरबा है। आज हम लोग को डिबेट में आने में मना इसलिए किया जाता है, मुझे बड़े खुशी का आपने मौका दिया हमें। हम समाज के आखिरी इंसान से बात करते हैं। मैं आपकी बात बताता हूं सर, 1 महीना पहले बहन जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूछा कि बहन जी आप दिखाई नहीं दे रही हैं, आप कहीं नजर नहीं आ रही हैं, तो माननीय बहन जी जवाब क्या दिया था कि पिछले 1 साल से बूथ सेक्टर विधानसभा मैंने तैयार किया है। एक बार 2 दिन के लिए मैं दिल्ली गई थी जब मेरी माता का देहांत हुआ था। एक समाज के आखिरी स्थान में खड़ी औरत जो समाज की बात कर रही है, मैंने कभी कहा मैं मजहब की बात नहीं करता हूं। मजहब आस्था का सब भाई लोग हमारे भाई यहां बैठे हुए हैं। हम कार्यक्रम की बात करते हैं, हम इंसान की जरूरत की बात करते हैं, वो बात करते हैं जो इंसान की जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। और यहाँ जो विकास हो रहा है एप्रिसिएटेड वाला मामला है, उसे कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आप भूलिए मत, आप मानते हैं जैसे काशी विश्वनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण हुआ, इसका जीर्णोद्धार हुआ, आप मानते हैं कि ये एक अच्छा फैसला है? सही सम्मान की बात है, इसमें किस पे कमेंट करेगा। लेकिन एक बार बता दूं, 2007 में जब बहन जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो ये जो फ्लाईओवर बन रहा है जनाब अली जनाब, ये माननीय बहन जी 700 करोड़ रुपया बना धरती को दिया था, बता दिया था भाई, वो बनाया था बहन जी ने। माननीय बहन जी का क्या गिर गया था वो? ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ मैं जी। भाई का अपना कमेंट आप अपनी, हाँ ठीक है, अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आता हूँ आप लोगों के पास। प्यार और इंसानी संदेश लेके आए हैं। हम ये कहने आए हैं यहाँ पर कि बहुजन समाज पार्टी सर्वे पूरे धर्म की बात करती है, मानवता की बात करती है। वोट मिल रहे हैं बसपा को इस बार? देखिए साहब, अब
आप लोग तो हमको किनारे कर दिया नहीं, पहले हमने से नहीं आपने। किनारे किया, हम तो नहीं, बीच में- आपका जितना भी मैं टीवी देखता हूँ, टीवी देखता नहीं जी, होता, जी, जी। जो आते मजबूरी में जी। आ गया, जितना भी सर्वे आ रहा है हमको एकदम किनारे कर दिया जा रहा है। जी। लेकिन जो 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा भाई, हम्म। आप शहरों में घूम रहे हैं ना, ठीक है। आप चट्टी चौराहे गांव के खलियान में जाके देखिए, हर तरफ हाथी हाथी नजर नहीं, आएगा मैं- आपको। आइए 10 तारीख को मैं बोल नहीं, रहा हूँ, 10 तारीख को नहीं आपको सर, रिजल्ट समझ में मैं आएगा। आपको पहले ही कह दूं कि हमने कभी ये नहीं कहा, ना हम ये मानते हैं कि बीएसपी इस लड़ाई में नहीं है। चुनाव में हर पार्टी लड़ाई में होती है, जनता डिसाइड करती है कि किसको कितना जो है आशीर्वाद देना है, वो तो जनता के हाथ में है। आप भी लड़ाई में है, बराबर लड़ाई में है, और बहन मायावती जी जो है लगातार अब वो प्रचार में भी दिख रही हैं। जो सवाल उठ रहे थे कि कहाँ है, वो भी दिख रहा है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जनता फैसला करती है उसका आशीर्वाद किसके साथ होगा। पर भारतीय वसंत कुमार जी दैनिक जागरण के यहाँ पर समाचार संपादक हैं, ये आस्था को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात, आस्था को आजीविका से जोड़ने की बात, क्या इसमें दम है? क्या इसमें कोई तर्क है, या फिर ये एक और वादा सिर्फ है, सिर्फ बातचीत है? अशोक जी, बिल्कुल आस्था जो है हम सब जानते हैं कि वह दैहिक संस्कृति का एक हिस्सा है। वह देह की संस्कृति से और मन की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसा भी जावेद भाई साहब ने कहा कि मेरी आस्था काशी विश्वनाथ धाम के प्रति वही है और ज्ञानवापी मस्जिद के प्रति भी वही है। ये बिल्कुल वाजिब बात है। और आपने जो विषय रखा है आस्था से अर्थव्यवस्था का जुड़ाव, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मैं बहुत छोटे उदाहरण, इस शहर के उदाहरण मैं आप सबके सामने रखता हूँ कि लोग ये मानते हैं कि कोई एक धार्मिक पर्यटन के लिए देश या विदेश का कोई एक आदमी आता है तो बनारस की 8 रसोई उससे चलती है। और जो आस्था से जुड़े विकास की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है, तो आज जिस पानी गंगा जल के बीच आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सामने पैनल लगा हुआ है। 15 जुलाई 2021 को इस क्रूज का चलना भी आस्था के सहारे दी गई अर्थव्यवस्था का अंग है, जहां आज हम लोग आपका एक कार्यक्रम कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और जो काशी विश्वनाथ मंदिर धाम की परिकल्पना की गई जी। वह युग यथार्थ की पहचान है, जो कोई महापुरुष ही करता है और जो कोई विराट सोच वाला, विराट चिंतन वाला पुरुष होता है, उसी को यह मौका उसके चिंतन में आता है। और चिंतन में आया और इतने कम समय में, अभी आप देखे होंगे कि जो स्वर्ण जड़ित मंडित गर्भगृह की बात हुई है, वह काम 1 साल में पूरा होना था। जिस कंपनी को काम मिला, दिल्ली की कंपनी है, और उसने कहा कि ये वहाँ के लोगों की और कोई एक शक्ति है जो सिर्फ 1.5 माह में उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 8 लाख लोगों ने सिर्फ एक दिन में, जो महाशिवरात्रि कल बीती है, उस पे काशी विश्वनाथ धाम का 8 लाख लोगों ने, आप जी। कह रहे हैं कि कल का, मेरे पास आंकड़ा कल का नहीं था, मैं चाह रहा था 2.5 लाख, आंकड़ा 2.5 लाख हाँ, तक का पुराना उनका रिकॉर्ड था। और वो 6 लाख बढ़ते बढ़ते देर रात तक 8 लाख श्रद्धालुओं को आंकड़ा आ गया। ये सब जो भी लोग बाहर के आए, और आप जानते हैं कि लगभग 3 लाख पर्यटक, कोरोना काल को छोड़ दीजिए, जो औसत पर्यटकों का बाहर से आने का यहाँ फ्लो है वो 3 लाख का है, और 68 लाख देशी और आसपास के पर्यटकों के आने का है। हम सब जानते हैं कि जो स्थितियां बनारस की है, कि बनारस के आसपास औद्योगिक नगर है, औद्योगिक विकास हो रहा है, लेकिन एक छोटे से केंद्र को कैसे रोजगार के माध्यम से जोड़ करके हजारों लाखों लोगों को काम देने का काम हो, ये चिंतन और ये परिकल्पना के लिए बधाई के पात्र हैं। और यही वजह है कि जावेद भाई ने वो आस्था प्रकट की, जिसके पीछे एक अर्थव्यवस्था का भी जुड़ाव है। ठीक, मैं जो सवाल उठे उन पे आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे साथ इस क्रूज पर मां गंगा की गोद में कई यहाँ पर काशी के बहुत जाने माने विद्वान भी हैं, काशी के आम लोग भी हैं, मैं चाहूंगा। लेकिन मैं अवधेश जी आपसे शुरुआत करता हूं। अवधेश जी को जरा माइक दें। अवधेश जी, आप इस मुद्दे पर, ये आस्था को जब हम कहते हैं अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, आप बताएं, फिर उसके बाद मैं 2 ऑडियंस की तरफ से लूंगा, फिर मैं पैनल पर आऊंगा। जी अशोक जी, ये चुनाव का मौसम है, इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर बात नहीं चलेगी, लेकिन शुरुआत मैं यही से करूंगा कि भारत जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, दुनिया की सबसे ज्यादा जीडीपी हमारी थी, व्यापार हमारा था, तो वो सब हमारे देश की जो आस्था मानी जाती थी, उसी पर आधारित उस समय की संपूर्ण अर्थव्यवस्था और व्यापार थी। तो उस भारत को अब अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया, लेकिन एक कल्पना से उस भारत को फिर से जीवित करना, कि वो भारत अपनी आत्मा को भी जाने, आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त रहे, स्वयं
को पहचाने और दुनिया का भी मार्गदर्शन करे, इस रूप में ये कल्पना भारत की करनी होगी। महापुरुषों ने किया है और उसके कुछ काम अगर इस देश में हो रहे हैं तो उसको राजनीतिक दल विचारधारा से ऊपर उठकर उसका समर्थन करने, उसके साथ खड़ा होने में, सच्चाई देखने में हर्ज क्या है। रात में स्वयं वहां था, मैं बाबा का दर्शन नहीं कर सका, लेकिन भारतीय वसंत कुमार कह रहे थे इतनी भीड़ चारों तरफ से, ऐसी बाराती निकल रही थी। एक एक होटल भरे हुए हैं, यहाँ रिक्शे वालों पर भरा हुआ है, आपको सवारी नहीं मिलेगी रात में। किसी होटल में वाराणसी में जगह नहीं है, ट्रेन भर के आ रहे हैं। तो ये अर्थव्यवस्था नहीं है क्या? ये जो डिबेट हमारा हो रहा है इस समय, हम यहाँ कर रहे हैं इस विषय पर, ये सब चीजें कैसे खड़ी हुई है? वो एक बड़ा पक्ष है। और मैं जो अंतिम बात कहना चाह रहा हूं, देखिए कांग्रेस की भी एक अवधारणा थी इसकी, आज कांग्रेस के लोग इसके भूल गए हैं। कांग्रेस की स्वयं की एक अवधारणा इसको लेकर के व्यापक थी। यहाँ कमलापति त्रिपाठी यहाँ थे, अलग बात है कि आज उनके जो चौथी पीढ़ी है वो टीएमसी में चले गए, चूंकि कांग्रेस है नहीं। लेकिन इस समय जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने आवाज उठाई है, आपने एक प्रश्न किया था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि धर्म को राजनीति से जोड़ने का जो यूपीए सरकार में सबसे बड़ा अपराध हुआ था, जिसको लेके हम लोग पत्रकार होते, वो था सच्चर आयोग की बहाली। जिस सच्चर आयोग, और ये इस क्षेत्र में मुद्दा है, मैं घूम रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में, धर्म इसके इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, आस्था भी बड़ा मुद्दा है, विकास और रोजगार भी है, लेकिन इसको माइनस करके हम नहीं चल सकते। ठीक है, यहाँ से कुछ और अगर बोलना चाहते तो मैं उनको, लेकिन मैं एक बात कहूं जो अवधेश जी ने कहा, उसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जो है बाबा के दर्शन करने का अवसर मिला शिवरात्रि के अवसर पर। और जो अवधेश जी कह रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं भी यहां जोड़ दूं, ये वो काशी है जो दक्षिण को उत्तर से, पूरब को पश्चिम से जोड़ती है। क्योंकि जब मैं वहां पर गया दर्शन करने, तो कॉरिडोर के बाहर दक्षिण के लोग थे, दक्षिण भारत से जो है बड़ी तादाद में भक्त आए हुए थे, उड़ीसा से आए हुए थे, इसके अलावा महाराष्ट्र से आए हुए थे, कर्नाटक, केरल से आए हुए थे, तमिलनाडु से आए हुए थे। तो इस तरह से उत्तर पूर्व से आए हुए थे, और इसलिए 8 लाख का आंकड़ा हैरान नहीं करता। और सबसे बड़ी बात जो थी कल जो देखी मैंने, वो ये था कि व्हील चेयर पर बैठ के जो चल नहीं सकते थे, वो भक्त भी व्हील चेयर पर बैठ करके बाबा के दर्शन करने के लिए पंक्तियों में लगे थे और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। तो ये चीज जो है, ये आपको यहां पर आके लगता है कि किस तरह से भारत एक है और किस तरह से आस्था जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जल्दी से हाँ, अपने छोटे छोटे सवाल, फिर मैं यहाँ पर बहुत छोटा सवाल सर। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो उस नाते भी बड़े भाई भी, एक छात्र संघ पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। देखिए, आस्था और अर्थव्यवस्था का सवाल आज से नहीं है, ये प्राचीन युग से है। जब आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को उठाते हैं तो उसमें भी आस्था और अर्थव्यवस्था की बात होती है। तो कहीं ना कहीं जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 20वीं सदी में हमें राष्ट्र को अपना जो है धर्म मान के चलना चाहिए, और फिर उसके बाद स्वामी सरस्वती जी का एक वो है कि वेदों की ओर लौटो, तो वो आज का संदेश नहीं है, ये प्राचीन संदेश है। सवाल क्या उस संदेश को, सवाल ये है कि केवल ये बताया जा रहा है कि सिर्फ हम कह रहे हैं कि आस्था ही अर्थव्यवस्था है, ऐसा नहीं है। इसको केवल ये ना बताया जाए कि नहीं मैं ही कह रहा हूं तो ऐसा हो, ऐसा नहीं है। समाज ही ऐसा है, इस समाज को जानने की जरूरत है। सारी राजनीतिक पार्टियां अगर जान जाएंगी तो मेरे ख्याल से, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, उसमें दो प्रकार की बाजार होती है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है और एकाधिकार बाजार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसमें कल्याण सर्वोत्तम होता है, उसमें उपभोक्ता सम्राट होता है। मेरा सवाल बस यही है, क्या आस्था और धर्म को, आस्था और अर्थव्यवस्था को जोड़ना केवल एक पार्टी का एकाधिकार तो नहीं है, वो सभी का होना चाहिए। सभी का होना चाहिए। ये आप सवाल आपका देवानंद जी से है। जी, मैं सभी जनप्रतिनिधि से एक बात करना चाहता हूँ, विशेष करके जी भाई साहब से, कि कहते हैं काशी का विकास हुई, काशी की जो पूरी कंस्टिट्यूएंसी है, जो मोदी जी केवल इसी शहर के इन घाटों के ही सांसद नहीं है, तो हम ये कहते थे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कब लगेगा, जब गांव के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा न जा करके यहीं पे उन्हें काम मिले। तो इस दिशा में भी काम होनी चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले मेरा सवाल हमारे क्या नाम है, बसपा के जो साथी बैठे हैं, प्रवक्ता जी बैठे हैं, उनसे है। आपने कहा आप आखिरी व्यक्ति की बात करते हैं। मैं आपकी सरकार के समय का कैग की एक रिपोर्ट आपको बता देता हूं कि गाजियाबाद में नगर आवंटन में, प्राधिकरण में आवंटन में 1,58,00,000 का घोटाला आप लोगों ने किया था। तो जब इतना बड़ा घोटाला आप लोग करते हैं तो जनता आप पे क्यों भरोसा करे? दूसरा सवाल मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से है। ये कहती है हमारे देश में धर्म और आस्था की बात,
70 साल से सरकार आपकी थी, हमारी किताबें एनसीईआरटी आपने लिखी, सहिष्णुता का क्या नाम है, ठेका सिर्फ क्या हम हिंदुओं ने उठाया है? उन किताबों में कभी उन जगह की निंदा क्यों नहीं गई? धर्म नहीं है, ये सभ्यता भी है। सभ्यता और संस्कृति अलग अलग चीजें हैं। संस्कृति वो है जो हम बोलते हैं, हम चलते हैं और हमारे चलने फिरने में प्रदर्शित होती है। सभ्यता वो है जिनका निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे जो खंडहर हैं, उनकी कभी आपकी पार्टी ने निंदा की? अटाला मस्जिद की कभी आपने निंदा की? सुनते रहिएगा। क्या कभी आपने कुतुब मीनार में जो पैरों के नीचे आरती हुई मूर्तियां हैं, क्या कभी आपने उनकी निंदा की? 30,000 मंदिर निंदा की। आपने बाबर को बड़ा दिखा दिया। बाबर राणा सांगा से होने वाले युद्ध को कोई राजनीतिक युद्ध नहीं करता है। ठीक है, आपका मूल प्रश्न जो आप कह रहे हैं कि इतिहास का पुनर्लेखन, इतिहास के लेखन की तरफ आपने ध्यान दिलाया, जिसका प्रधानमंत्री ने जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया तो उन्होंने कहा था कि जब औरंगजेब जहां होगा वहां पर एक शिवाजी भी होगा। ये उनके वर्ड थे। लेकिन जल्दी से यहां से फिर उसके बाद मैं पैनल की तरफ आता हूं जो सवाल हैं उनको लेकर के। जी देखिए, हम लोग, मेरा नाम डॉक्टर लोकनाथ पांडे है, मैं अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, और मैं यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग जब यहां बैठते हैं तो क्या वो अपनी पूरी प्लानिंग करके आते हैं या जानकारी करके आते हैं? आपने अभी कहा कि यहाँ के सभी घाटों पे शव जल रहे थे। ऐसा कदापि नहीं है। हम लोग बनारस के वासी हैं और बनारस के 2 घाटों पे सदियों से शव जलता आया है। एक मणिकर्णिका घाट और दूसरा है हरिश्चंद्र घाट। इन्हीं 2 घाटों पे शव जल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। काशी को लेकर के जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं और जो ऐसी बात कही जाती है उसका हम यहाँ विरोध करते हैं। एक मिनट उनको सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, इस तरह से नहीं। सुनिए, एक मिनट, आप किसी को हैकल नहीं कर सकते। एक मिनट, यहाँ पर आप किसी को हैकल एक मिनट, आप यहाँ पे किसी को हैकल नहीं कर सकते। दूसरी बात, दूसरी चीज, एक मिनट, आपने एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर, आप यहाँ किसी को हैकल नहीं कर सकते। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, एक मिनट, नहीं आप राजनीति नहीं, मेरी बात सुनिए, आप किसी को, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप किसी को, वो मेरे, आप मेरे सम्मानित अतिथि है, वो भी मेरे सम्मानित अतिथि है, आपने हाथ नहीं उठाया। एक मिनट सुनिए, आप नहीं, आपको इस बात का हक नहीं है कि वो अपनी बात रख रहे हैं। एक मिनट सुनिए, आप यहाँ पर सवाल किसी से कर सकते हैं, आपको इजाजत होगी। एक मिनट सर रुकिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। यहाँ पर आप झगड़ा करने के मूड से आए तो नहीं, अगर आप झगड़ा करने के मूड से आए तो बताइए, मैं झगड़ा करने के लिए यहाँ पे नहीं। हम लोग, एक मिनट रुकिए, नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होती और इस तरह से हम डिबेट करते भी नहीं है। हम बाकी चैनल्स की तरह से मारामारी की डिबेट नहीं करते, नहीं, हम मारामारी की डिबेट नहीं करते, नहीं, इस तरह से आपको मैं अधिकार नहीं दे रहा हूं। बीएसपी से मैं शुरुआत करता हूं और उसके बाद फिर मैं एक एक करके आता हूं। समाज का आखिरी इंसान तो किसी मजहब की बात नहीं है। समाज का वो इंसान जो किसी मजहब का गरीब हो, मैं सुन लीजिए, नहीं सुनिए, एक मिनट प्लीज, वो मैं बात रख लीजिए प्लीज। हम लोग बहुत शांत प्रकृति के लोग लड़ने जाते हैं। मैंने कह दिया कि मैं वो समाज की बात कर रहा हूँ जो गरीब समाज है। गरीब में हर मजहब के लोग आते हैं। मैं, बहन जी ने कहा था और आज भी कहती आ रही है, देखिए वो समाज जो उनका एक खरीदे वाला समाज है, जो एक समाज बहुत गरीब समाज था, आज आप लोग के सहयोग से वो भी सामने बैठने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट देश में है, वो भी देश के नागरिक हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहा कि मजहब और आस्था में मेरा पूर्ण विश्वास है, मैंने शुरू में कह दिया और उस पर मैं कमेंट भी कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, वो सबका धर्म बराबर है। लेकिन एक साथ है, मैं एक शेर के साथ कि गूंजे कहीं पसंद तो कहीं पे अजान हो, और जब जी कर एकता हो तो मेरा भारत महान हो। ये हमारा भारत के नासी है, हमारा भारत महान है और हम इसके बंदे हैं, चाहे कोई मजहब के लोग हो। बहन जी ने हमेशा इंसानियत मानवता की बात की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे पास ऑडियंस की नहीं है, मैं वसंत कुमार जी, वसंत जी, ये जो चर्चा हो रही है इसमें से कुछ सवाल लोगों की तरफ से आए, इससे पहले कि रोशनी जी और देवानंद जी इनका जवाब दें, जो तमाम सवाल अंत में आप इस डिबेट को लेकर और जो सवाल उठे, आप क्या लग रहा है? आप जैसे एक बात है कि भी आस्था किसी एक पार्टी का तो वो नहीं है, कॉपीराइट तो नहीं है, और आस्था से अर्थव्यवस्था के किसी एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। वो सभी पार्टियां बात करती रहती है, समय समय पर बात करती रहती है। क्या आपको लगता है बीजेपी इसका कॉपीराइट करके और इस मुद्दे को दोहन कर रही है? नहीं अशोक जी, ये जो 3 शब्दों का आस्था और अर्थव्यवस्था जो विषय है, उसमें कुछ अदृश्य चीजें भी हैं। देखिए, अभी संयोग है कि चुनाव का समय है और लगभग ऐसे ही 7-8 पैनल हम लोगों ने अपने अखबार दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर किया था। अब उदाहरण लीजिए, जैसे सब लोग आए थे और सबने ये अप्रिशिएट किया कि बिजली जो है पहली बार
चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मुद्दों की सूची से गायब है। मुझे लगता है कि रोशनी जी हों या जावेद साहब हों, आगे इनकी बारी आएगी, ये भी बताएंगे। तो बिजली ऐसा नहीं किसी हिंदू के घर ही जला होगा, वो तो सब धर्म के लोगों के घर जला होगा। उससे जो कुटीर उद्योग है यहाँ का, आप यहाँ लगभग 50 GI टैग हैं यहाँ मिले हुए, तो उनके यहाँ जो कुटीर उद्योग की चीजें हैं उनको भी बिजली से राहत मिली होगी। 1 करोड़ लोगों के घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन इस गवर्नमेंट ने दिया। बहुत सारे आंकड़े हैं, आंकड़ों में नहीं जाता हूँ। किसान सम्मान निधि है, और भी जो आवास की बात होती है कि 2017 के पहले 40,000 और अब कहाँ 10 लाख। तो मैं ये कह रहा था कि अर्थव्यवस्था और आस्था से जुड़ी बात में 2-3 चीजें और जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जैसे मंदिर प्रबंधन ने निर्णय किया है कि जो यहाँ की कोऑपरेटिव डेयरी है उसके दूध से प्रसाद बनेगा। तो दूध गौपालक तो कोई भी हो सकता है, तो वह भी तो आस्था के माध्यम से ही प्रसाद की बिक्री होगी, देश के दूसरे कोने तक, विदेश तक जाएगा, तो वहां भी रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। ठीक जी, मेरे पास समय बिल्कुल कम है, इसलिए मैं आपको जल्दी से वो कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे हमें अगले पैनल पर मैं चाहता हूं कि अंत में रोशनी जी और देवानंद जी अपनी। रोशनी जी, कॉपीराइट किसी का भी नहीं है, लेकिन कई सवाल उठे कि भाई आप लोगों ने कितना किया कितना नहीं किया वो आप बताएंगे, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के सभी पार्टियों को पॉजिटिव माइंड से होना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसे मुद्दों पर जहां आस्था की सवाल हो, किसी का भी आस्था हो सकती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी आस्थाओं को लेकर जो सवाल उठते हैं, जो मुद्दे उठते हैं, मुझे लगता है उनमें राष्ट्रीय एकता हो और सब में एक मत हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, अभी पंडित जी जो बातें कर रहे थे कि सिर्फ 2 ही घाटों पे शव जल रहे थे कोरोना के समय में, तो पूरी जनता सवाल करने लगी कि आप झूठ बोल रहे हैं, और अचानक से उनका माइक भी बंद हो गया। झूठ बोलते ही अपने आप माइक बंद हो जाते हैं। वो भगवान का मतलब भगवान भी देख रहा है कि नए नए घाट, सामने घाट और प्रहलाद घाट और राजघाट, इन सब घाटों पे आज तक कभी कोई शव नहीं जला, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव में पूरे बनारस की जनता गवाह है, इसीलिए सारी जनता चिल्ला उठी कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करें अभी मुद्दे की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुद्दा अभी बेरोजगारी है। उस पे अगर हम बात कर ले भारतीय जनता पार्टी वालों से, तो इनके मुंह सिल जाते हैं। बेरोजगारी पे ये बात नहीं करना चाहते, अच्छे स्वास्थ्य पे ये बात नहीं करना चाहते कि इन्होंने कितने मेडिकल व्यवस्था उपलब्ध करवाई लोगों को, या कितने हॉस्पिटल्स बनवाए, कितने एम्स बनाने का वादा किया था इन्होंने, कितने एम्स बनाए, और लोगों के लिए ऐसा क्या किया कि लोग यहाँ के इनको फिर से वोट दें। इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, देवानंद जी जवाब दीजिए जल्दी से, क्योंकि मेरा अगला पैनल तैयार है और हम अगले सेशन में जाएंगे। जल्दी से आप बोले, कई आरोप आपके ऊपर लगे, उन सब पे क्या आप कहना है कि आप धर्म की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते। अब तक विकास के एजेंडे पे क्या किया आपने? देखिए, विकास के एजेंडे में अशोक जी, आपने देखा होगा, इस देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश में और देश में सबसे ज्यादा आवास गरीबों को 70 सालों में इतना नहीं मिला था। उत्तर प्रदेश में केवल 35 लाख आवास मिले हैं। अब पिछले 5 साल में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मात्र 18,000 आवास पूरे उत्तर प्रदेश में मिला था। तमाम गरीबों के लिए जो दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का नारा था, नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने उसको सार्थक किया है। और जहां तक ये हमारी कांग्रेस की बहन जी पूछ रही थी, कांग्रेस की बहन जी ये बोल रही थी, और कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ भी नहीं किया और केवल भ्रष्टाचार किया, देश का करोड़ों रुपए लूटा है इन कांग्रेसियों ने। आप जनता देश की जानती है। और बनारस विकास के लिए बनारस में जो विकास हुआ है, आपने देखा कि आस्था के कारण यहाँ पे इतने व्यापार हुए, इतने टूरिज्म आई, 60% 70% लोग को परिवार पर्यटन से चलता है इस उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मेरे पास इस सेशन में समय नहीं है, लेकिन मैं चलते चलते सिर्फ एक बात कह रहा हूं, और मैं एक कोट कर दूं। मैं हिंदू अखबार को कोट कर रहा हूं, और हिंदू अखबार में 2021 के लास्ट में, ये दिसंबर में एक खबर छपी थी, और उसमें एक दुकानदार, यहाँ के स्थानीय दुकानदार कन्हैया कपूर का जिक्र करते हुए कहा गया था कि पहले लोग काशी विश्वनाथ धाम में आते थे, भीड़ देख करके चले जाते थे, बहुत सारे लोग दर्शन नहीं करते थे। उन्होंने कहा, मेरी एक दुकान की सेल जो एक दिन में 1,000 रुपये होती थी, आज वो बढ़कर 10,000 रुपए हो गई है। ये मुझे लगता है जो आस्था है ये आजीविका से कैसे जुड़ती है। और दूसरी बात,
करीब 10 से 20% कोरोना काल में भी, ओमिक्रॉन के काल में भी यहां पर जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ी है। यह दिखाता है कि आस्था से कैसे विकास हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये किसी एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। इस पर सभी पार्टियों को एक मत से बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का इस सेशन में, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी हम एक दूसरे सेशन में मिलेंगे दूसरे मेहमानों के साथ। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। नमस्कार, इजाजत।